हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ विक्रांत यादव। कल हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में जो पढ़ा, हमने पढ़ा था कल अभिक्रिया का वेग पढ़ा था। अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर, एक ही बात। और दूसरी पढ़ा था हमने स्टोइकोमेट्री संबंध, जो पढ़ा था अभिक्रिया के दर के साथ या अभिक्रिया के वेग के साथ। आज जो पढ़ने वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो पढ़ने वाले हैं वेग नियम। देखिए वेग नियम क्या होता है। वेग नियम क्या होता है कि वेग नियम से पहले एक नियम और आया, वो आया आपका द्रव अनुपाती क्रिया नियम। देखिए क्या कहता है ये नियम और क्या डिसाइड करता है। मेनली ये जो निकालता है वो निकालता है अभिक्रिया की कोटि। देखिए होती क्या अभिक्रिया कोटि वो भी पढ़ेंगे। अभिक्रिया की कोटि को डिसाइड करता है, अभिक्रिया के ऑर्डर को डिसाइड करता है, अभिक्रिया की कोटि को डिसाइड करता है। कैसे करता है, जैसे सिंपल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। हमने लिया A+B कोई रिएक्शन है, वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, C में। क्लियर है ये चीज भाई। माना इसकी कोई भी सामने स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू, आपने स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू आपने देखी थी, कौन सी जो गुणांक होता था वो कहां लिखा होता आगे। माना इसके आगे क्या लिखा हो A, इसके आगे लिखा हो B, इसके आगे क्या लिखा हुआ है C लिखा हुआ। क्लियर है। अब इसकी अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, अभिक्रिया के वेग का एक फॉर्मूला होता है। अगर आप बात करें किसी भी अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग, एक ही बात है। अभिक्रिया की दर जो होती है समानुपाती होती है अभिकारक की सांद्रता, और उसकी पावर n। n यहां पे क्या है, n यहां पे जो है वो है अभिक्रिया की कोटि। होती क्या है वो अच्छे से पढ़ेंगे। अभिक्रिया की कोटि सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है इस चैप्टर की। पूरा चैप्टर इसी वे में पढ़ते हैं, सारे सवाल भी लगभग इसी से बन रहे हैं, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन ये डिसाइड करता कैसे n की वैल्यू, वो देखिए। उसके लिए कॉन्सेप्ट है, एक फॉर्मूला चलता है ये। इस बेसिस पे द्रव अनुपाती नियम के अनुसार क्या कहा गया। वैसे नियम फेल हुआ, और फेल किस कारण हुआ, कुछ हद तक ठीक है, कहां तक ठीक है वो चीजें पढ़ने वाले हैं। अभिकारक की सांद्रता, देखिए अभिक्रिया का जो वेग होगा या अभिक्रिया की दर होगी वो किस पे डिपेंड करती है, अभिकारक की सांद्रता। यहाँ पे अभिकारक क्या है हमारा, एक तो A है और एक कौन है B। द्रव अनुपाती नियम के अनुसार बोले अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, उन्हीं के स्टोइकोमेट्रिक गुणांक पर डिपेंड करेगी। ए की स्टोइकोमेट्रिक गुणांक क्या है वो उसकी पावर में, बी का स्टोइकोमेट्रिक गुणांक क्या है वो उसकी पावर में। लेकिन ओनली किसकी बात करेंगे, अभिकारक के उत्पाद से कोई लेना देना नहीं है। बोले कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी भाई, यहां तो अभिकारक की सांद्रता n है, तो उनका सम, उनका जोड़ अगर बात करें A+B जो होता है n होगा, और n हमारे पास क्या है अभिक्रिया की कोटि। A और B का जो सम होता है, जोड़ होता है, A+B को दोनों को जोड़ते हो n होता है, n ही क्या होता है अभिक्रिया की कोटि। तो द्रव अनुपाती नियम के अनुसार क्या समझ में आया कि कोई भी अभिकारक की जो सांद्रता है, उनका जो घातांक होता है वो उन्हीं की क्या होता है स्टोइकोमेट्रिक गुणांक होता है। उन्हीं का जो योग होता है A+B को जोड़ते हैं तो क्या बनता है n बनता है, उसे क्या कहते हैं अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये आपका द्रव अनुपाती नियम है, इतना कहता है, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हैं। अगर वो पूछ ले कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, माना हमने यहाँ पे एक का मान ले लिया, यहाँ पे ले लिया 1 ले लिया, जैसे यहाँ ले लिया 2 ले लिया। अब वो पूछेगा अभिक्रिया की दर क्या होगी, अभिक्रिया कौन से कोटि अभिक्रिया है। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, उसी का गुणांक कितना 1, यहाँ पे B की वैल्यू कितनी स्टोइकोमेट्रिक 2, इन दोनों का सम कितना हो गया 3। 3 के लिए मतलब ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। एक प्रथम कोटि की पढ़ेंगे हम, द्वितीय कोटि की भी पढ़ेंगे हम। द्वितीय कोटि की सॉरी आपके नहीं चलती, लेकिन होती है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया या शून्य कोटि की अभिक्रिया। ये सारी जितनी n की वैल्यू 1 होगी तो शून्य, सॉरी n की वैल्यू 0 होगी तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, 2 होगी तो n की वैल्यू द्वितीय कोटि की, 1 अगर n की वैल्यू 1 आती है, प्रथम कोटि की 3 आती तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया होती है। ये कैसे डिफरेंशिएट कर दी वो भी हम पढ़ने वाले हैं। देखना द्रव अनुपाती नियम फेल कहां पे हुआ, मेन चीज है ये, निकालता अभिक्रिया की कोटि को, लेकिन फेल्ड हुआ कहां पे वो भी चीजें रीड करते हैं। देखिए एक सिंपल रिएक्शन है कि अभिक्रिया आपकी 2 टाइप की चलती है। अभिक्रिया 2 टाइप की है, एक आपकी होती है प्राथमिक अभिक्रिया, फेल्ड होने का ऑप्शन अभी इजीली समझ में आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, आराम से पढ़ना है। प्राथमिक अभिक्रिया, दूसरी होती है आपकी जटिल अभिक्रिया। देखना प्राथमिक अभिक्रिया क्या होती है, इन्हें इंग्लिश में एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। इनका केस क्या है कि ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, जो एक ही पद में संपन्न हो जाए। ऐसी अभिक्रिया जो एक पद में संपन्न होती है, कौन सी अभिक्रिया बोली जाती है, प्राथमिक अभिक्रिया बोली जाती है। जटिल अभिक्रिया वो अभिक्रिया जो एक से ज्यादा पदों में संपन्न होती है, कौन सी बोली जाती है, जटिल अभिक्रिया है। ज्यादा के लिए हमें उनकी क्या चाहिए होती है,
क्रियाविधि पढ़नी पड़ती है। क्रियाविधि मतलब कि माना ये कोई ए से पहले बी बना होगा, बी से माना वो सी बना होगा, सी से फिर फाइनली क्या बना होगा, पी। इनके बीच में कुछ मध्यवर्ती बने होंगे। मध्यवर्ती क्या होते हैं, अभिकारक और उत्पाद के बीच में जो बनने वाला कोई पद होता है उसे क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती। ऐसे स्टेप के लिए जटिल अभिक्रियाओं के लिए द्रव्य अनुपाती नियम क्या हो गया, फेल हो गया। बस ओनली किसके लिए अगर बात हम द्रव अनुपाती जो नियम अप्लाई करते हैं ओनली किसके लिए कर सकते हैं, प्राथमिक अभिक्रिया जो कि किस मतलब अगर बात किन स्टेप में कंप्लीट होती है, सिंगल स्टेप, एक ही पद में क्या होती है, संपन्न होती है। देखिए कल किस हद तक जटिल अभिक्रियाओं में भी कुछ हद तक द्रव अनुपाती नियम हाँ अगर अप्लाई किया जा सकता है, वो कैसे किया जाता है वो भी एक बार देखते हैं। देखना एक एग्जांपल देता हूं, इंपॉर्टेंट है देखना। जैसे कि अगर वो रिएक्शन दे दे आपसे कि यहां से A प्लस में B, अगर वो बोले कि ये एक प्राथमिक अभिक्रिया है, प्राथमिक मतलब बस एक ही पद में संपन्न होती है, तो बोले कि अभिक्रिया का जो वेग होगा, अभिक्रिया का वेग जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन सांद्रता की, अगर बात अभिकारक की सांद्रता की पावर n, अभिकारक की सांद्रता यहाँ क्या है A और क्या है दूसरी क्या है B, और उसी की स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी कितनी है, हाल इस रिएक्शन के लिए दोनों के लिए क्या है 1। वो एक की स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू कहाँ जाएगी, उसी की पावर में B की कहाँ जाएगी पावर, और पावर को हम दोनों को जोड़ देंगे 1 + 1 = की कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी भाई, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। क्लियर। अगर उसने बोल दिया कि प्राथमिक, इसके लिए तो द्रव अनुपाती नियम क्या हो गया अप्लाई। लेकिन अगर उसने बोल दिया है कि ये एक जटिल अभिक्रिया है, ये एक जटिल अभिक्रिया है, तो हम इसमें कोई भी वैल्यू x, ये क्या होगा हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये एक प्रायोगिक मान है। x और y जो कि अब वेग नियम पढ़ने वाले हैं वो क्या कहता है वो पढ़ेंगे थोड़ी देर में, कि जो ये एक प्रायोगिक मान होते हैं हम डिसाइड नहीं कर सकते। इन अभिक्रियाओं के लिए अगर उसने ये बोल दिया जटिल है तो ये कैंसिल हो जाता है। लेकिन जटिल में भी एक स्टेप काम आता है, अगर वो आपको किसी जटिल अभिक्रिया की आपको दे दे क्रियाविधि, उससे क्या काम करेगा देखना। कोई भी जटिल अभिक्रिया उसने दे दी कि भाई A से P में गया है, ये एक जटिल अभिक्रिया है, और इसकी अगर क्रियाविधि साथ में दे रहा हूं कि भाई क्रियाविधि की अगर बात करूं, क्रियाविधि कैसे दी है देखना। अगर वो पहले बोले कि A से किस में गया, B में गया, B से माना पहले C में गया और C से फाइनली किस में गया, प्रोडक्ट बना है, आपका फाइनली उत्पाद पे पहुंचा है। लेकिन वो फर्स्ट स्टेप उसने कह दिया कि कौन सा है, स्लो है मतलब मंद है। दूसरा कह दिया कि फास्ट है, ये तीव्र है और ये तीव्र है। कल एक चीज इसमें रह भी गई थी कि कल अगर बात की जाए कि जो हम ये रासायनिक बलगति की पढ़ते हैं ओनली स्लो रिएक्शन के लिए पढ़ते हैं, हमने एक चीज रह गई थी मैं उसको बता देता हूं कि अभिक्रिया आप तो पढ़ोगे एक मंद अभिक्रिया, एक अति मंद अभिक्रिया और एक तीव्र अभिक्रिया। जो अभिक्रिया बहुत तेजी से हो जाती है उनमें हम उसका वेग निर्धारण नहीं कर सकते, काइनेटिक में उन चीजों को हम नहीं पढ़ते। दूसरी अति मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया में जैसे कि आयनिक अभिक्रिया बहुत तेजी से हो जाती है, पता ही नहीं चलता कितनी स्पीड से वो गई, रासायनिक बलगति की हम रिएक्शन को नहीं पढ़ते। अति मंद जैसे कि लोहे की जंग लगना, बहुत लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया, हमें इन चीजों को देखने के लिए 2 से 3 साल तक रुकना पड़ता है, तो इतनी मंदी धीमी अभिक्रियाओं को भी हम नहीं रीड करते। मंद अभिक्रिया जो लेके मिनटों से लेकर घंटों तक होती है उन अभिक्रियाओं को किसमें पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक या बोले तो रासायनिक बलगतिकी में पढ़ते हैं। स्लो स्टेप अगर पहला ही पद, अगर किसी अभिक्रिया में पहला ही पद कौन सा मंद पद है मतलब स्लो पद है, वो बोला जाएगा RDS स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद। हिंदी में बोले रेट तो मतलब वेग निर्धारक पद बोला जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट मतलब वो ही वेग को डिसाइड करेगा, डिटरमाइनिंग मतलब निर्धारक, वेग निर्धारक पद। तो अब इसमें हम द्रव अनुपाती नियम लगा सकते हैं, उसकी जो स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू है, जो विक्रिया का जो वेग हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग जो हो जाएगा डायरेक्ट सांद्रता, पहला स्टेप ही अगर स्लो है तो उसी की सांद्रता पे वो क्या करेगा डिपेंड, और उसकी स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू कितनी है, कौन सी कोटि अभिक्रिया हो जाएगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। क्लियर है। अगर पहला ही पद वो मंद पद दे देता है तो वही कौन सा होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब वेग निर्धारक पद होता है, वही वेग को डिसाइड कर देगा, उसकी स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू पावर में ले जाएंगे, वही क्या होगा अभिक्रिया का वेग उसी कोटि। लेकिन अगर पहला स्टेप कह दे कि बहुत तीव्र है और दूसरा या उसके अलावा कोई भी, पहले के अलावा जो भी कोई भी बचा हुआ स्लो अगर वो देता है, तो अब हम डिसाइड नहीं करते, कोई एक्स वैल्यू होगी जो कि एक्सपेरिमेंटल होगी, हम अभिक्रिया के वेग से उसकी अभिक्रिया की कोटि डिसाइड नहीं कर सकते। तो यहां पे कौन सा नियम फेल हो जाता है, द्रव अनुपाती नियम। इसके लिए आता है वेग नियम। वेग नियम क्या कहता है वो इंपॉर्टेंट है, देखिए एक बार वेग नियम के अकॉर्डिंग अगर बात करें, वेग नियम क्या कहता है, वेग नियम आया जो आपका वेग नियम जो आया जटिल अभिक्रिया के लिए, अभी बात हो रही थी इसी के लिए। उसने दे दिया कि कोई A है प्लस B है
वो किस में जा रहा है, सी में। इनकी कोई स्टाइकियोमेट्रिक वैल्यू ए है, और कोई भी मोल होंगे, नंबर हो, कुछ भी हो सकते हैं, सामने ABC हो सकता है। इसके लिए जो अभिक्रिया का वेग होगा या अभिक्रिया की दर, एक ही बात है, अभिक्रिया की जो दर होगी वो हमें पता है डायरेक्टली सांद्रता की पद होती है, सांद्रता की पावर n होती है। सांद्रता किसकी, अभिकारक की सांद्रता, ओनली अभिकारक की सांद्रता की बात कर रहा होता है। ये एक फॉर्मूला होता है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमेशा याद भी रखना है। क्लियर। इसमें अगर बात करें अभिकारक की सांद्रता, अभिक्रिया की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अभिक्रिया की सांद्रता है कौन सी, एक तो हमारे पास अभिक्रिया की सांद्रता क्या है, ए है, और एक क्या है, बी है। तो ए है हमारे पास, एक बी है। लेकिन द्रव अनुपाती अगर बात की जाए, वो कह रहा है कि सिंपल ये कौन सी प्राथमिक अभिक्रिया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, इनकी स्टोइकियोमेट्रिक में किसमें लेके थे, पावर में। लेकिन वेग नियम क्या कह रहा है कि जब जटिल अभिक्रिया है, जिसका मतलब एक से ज्यादा पद में हुई है, और हमें यह भी नहीं बताया गया कि पहला पद स्लो है कौन सा, तो हम इसमें बता नहीं सकते, तब होगा क्या, इस पे डिपेंड नहीं करेगी जो ये पावर, यहाँ पे तो एक्स आएगा, यहाँ पे वाई आएगा। हाँ, हो सकता है कि भाई हमें अभिक्रिया की क्रियाविधि पता नहीं है, पहला पद ही कौन सा हो, स्लो पद हो, तो हमें पता है एक्स इज इक्वल टू उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हो सकता है। तो एक्स और वाई, एक्स इज इक्वल टू ए हो सकता है, बी इज इक्वल टू वाई, सॉरी वाई इज इक्वल टू बी हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। अगर क्रियाविधि पता है तो ही हम बता सकते हैं। अगर पहला पद अगर स्लो स्टेप होगा तो ही हम एक्स ए के बराबर लिख सकते हैं, वाई बी के बराबर। और पहला पद स्लो नहीं है तो एक्स और वाई की वैल्यू प्रायोगिक रूप से ही ज्ञात की जाती है, प्रायोगिक तरीके से हम क्या करते हैं, उन्हें ज्ञात करते हैं। और एक्स और वाई, वहां पे हमने पिछले वाले में भी पढ़ा था, हमने इन पावर का क्या किया था, सम किया था, जोड़ किया था। वहां पे a प्लस बी किया था, वही हमने a प्लस बी किया था, तो क्या आ गया n, वही क्या थी अभिक्रिया की कोटि। यहाँ भी वही सेम है, यहाँ पे x प्लस वाई ही क्या होगा, अभिक्रिया की कोटि, वो इंपॉर्टेंट है। तो द्रव अनुपाती नियम और वेग नियम में कितना सारी फर्क है, कि द्रव अनुपाती नियम फेल्ड हो गया था, कुछ सीमाएं उसकी अप्लाई की गई, उसमें क्या है, उसमें तो द्रव अनुपाती नियम में जो उनकी स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू पावर चली गई, उन्हीं का जो जोड़ है वही क्या थी, अभिक्रिया की कोटि। लेकिन वेग नियम क्या कहता है कि जटिल अभिक्रिया में जब, जिसमें हमें ये नहीं पता कि पहला पद स्लो है या दूसरा पद स्लो है, उस टर्म्स में कोई वैल्यू आएगी एक्स और वाई उसकी पावर में, उनका सम जो होगा वही क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि होगी। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से, एक चीज देखना, अभी हम पढ़ते आ रहे हैं बार बार, यहां से अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अभी थोड़ी देर पहले, अभिक्रिया की जो दर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या लिख रहे थे, अभिकारकों की सांद्रता, और उसी की पावर n लिख रहे थे। n यहां पे क्या थी, बार बार लिख रहे हैं, अभिक्रिया की कोटि। अब आपको बीच में समानुपाती स्थिरांक दिख रहा है, सॉरी समानुपाती का निशान दिख रहा है, साइन दिख रहा है, इसको जैसे हम हटाते हैं तो क्या आता है, स्थिरांक। और स्थिरांक जो है अभिक्रिया की दर के लिए या अभिक्रिया के वेग के लिए अगर बात कर रहे हैं, अभिक्रिया का जो वेग है तो इसको क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक, या अभिक्रिया की दर लिखते हैं तो इसको दर स्थिरांक में बोलते हैं। क्लियर। समानुपाती को जैसे आता है स्थिरांक आया कि इसको हम क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक बोलते हैं। ये चीज क्लियर है। अब कई बार क्वेश्चन क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछी जाती है इसकी इकाई, किसकी, वेग नियतांक की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके स्कूल लेक्चरर हो, कॉलेज लेक्चरर हो, या आपके आईआईटी जैम हो, दुनिया के अच्छे अच्छे एग्जाम्स, उसमें इसकी इकाई के बारे में बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। आपके 11th और 12th की बात की जाए, सॉरी 12th की बात की जाए तो 12th में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, और फिर भी पूछा जा सकता है। इसकी इकाई सबसे इंपॉर्टेंट है, निकालना बहुत आसान है, जिसका एक जनरल फॉर्मूला हम बनाते, देखना निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले एक चीज और भी पता होनी चाहिए, हमें बात की जाए सबसे पहले तो सांद्रता की इकाई पता होनी चाहिए। सांद्रता आपने पढ़ी, सांद्रता की इकाई पढ़ी होगी, मोलरता पढ़ी है, मोललता पढ़ी, जैसे कि 11th में पढ़ चुकी है। उनकी इकाई तो सांद्रता की होती है कि मोल पर लीटर, मोल प्रति लीटर, या प्रति ओब्लिक लगा दे, या मोल, या वैसे लिखे तो मोल लीटर इनवर्स, प्रति लीटर या लीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। क्लियर। ये सांद्रता की क्या होती है, इकाई होती है। अब देखिए कि अभिक्रिया की वेग की इकाई क्या होगी। आपने कल एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, जो अभिक्रिया का वेग का फॉर्मूला क्या था, तो अभिक्रिया वेग का फॉर्मूला क्या था, इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा था, प्लस माइनस पढ़ा था, कि अगर बात है कि सांद्रता में परिवर्तन पढ़ा था आपने, सॉरी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, या उत्पादकी में बात करें, या सम परिवर्तन में लगा सम, यही पढ़ा था आपने। भाई हमें अभिक्रिया वेग की यूनिट पता करनी है। कल आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा, सांद्रता में परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगा समय। सांद्रता में परिवर्तन तो हमें ये पता होना चाहिए, सांद्रता की यूनिट क्या होती है, सांद्रता की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स। और परिवर्तन जो समय इसमें जो ज्ञात करते हैं वो करते हैं सेकंड में। सेकंड नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो ये किसकी यूनिट पता चलेगी हमें,
अभिक्रिया के वेग की, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर है ये बात? इसके लिए अगर बात करें हमें किसकी चाहिए, वेग स्थिरांक की। भाई अभिकारकों की हमें सांद्रता की यूनिट भी पता चलेगी, अभिक्रिया के वेग की यूनिट भी पता चलेगी, तो हम किसकी निकाल सकते हैं, के। अब देखना मैंने क्या किया है, तो अभिक्रिया की इसी में लिख रहा हूं, इसी अभिक्रिया की वेग का क्या यूनिट है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इज इक्वल टू के। अभिकारकों की सांद्रता मतलब सांद्रता की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स की पावर है। यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को पूछ सकता है। देखिए आगे लिख रहा हूं, इससे आगे अगर मैं के को यहीं रखूं और इन वैल्यू को कहां ले आऊं, नीचे ले आऊं, मतलब क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू जो आपका ये सेम था एज इट इज मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ओवर, और यहां से नीचे क्या आ गया, मोल लीटर इनवर्स की पावर। कोई दिक्कत हो जाता है? अब बात की जाए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो इसके ऊपर वन लगा दूं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं क्योंकि किसी भी पावर हम आसानी से लगाते हैं, उससे कोई भी उसके मैग्नीट्यूड पर कोई डिफरेंस नहीं आता है। अब देखना, तो यहां तक किसी को दिक्कत है, इससे कैसे लिखा, बस खाली किया है कि हमने यहीं रखा, बाकी ये वैल्यू यहां लिया है, बस लिखने में थोड़ा हो गया है। देखिए इससे एक फॉर्मूला बनेगा, भले ऊपर वाला मोल लीटर इनवर्स है, ये भी मोल लीटर इनवर्स, ऊपर इनकी पावर का मैग्नीट्यूड चेंज है। अगर मैं मोल लीटर अगर ऊपर की ये वैल्यू ऊपर लेके जाता हूँ, एन की पावर मतलब किसमें हो जाएगी, नेगेटिव में, वो किसमें रहेगी, पॉजिटिव, वो तो ऑलरेडी किसमें थी भाई, ऊपर ही थी। क्या हो जाएगा देखना, मोल लीटर इनवर्स की पावर एन, सॉरी 1, ये ऊपर जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम है तो पावर किसमें आ जाएगी, नेगेटिव में भाई, ऊपर नीचे पॉजिटिव, ऊपर किसमें चली जाएगी, नेगेटिव। साथ में क्या लगा हुआ भाई, सेकंड इनवर्स। ये किसकी यूनिट का फॉर्मूला है भाई, वेग नियतांक या वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक की इकाई इस फॉर्मूले से निकालते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्लियर? अब इसे अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे यूनिट निकालते हैं। अगर आपको दिया गया है किसी अभिक्रिया की कोटि आपको दे दे, वो बोले कि आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो इसका मतलब उसने एन की वैल्यू मतलब अभिक्रिया की कोटि दे रखी है। हमें पता है एन क्या है, अभिक्रिया की कोटि, एन की वैल्यू कितनी दे दी उसने, 0 दे दी। क्लियर? एन की वैल्यू 0 इसी फॉर्मूले में हम रखेंगे, तो के की मतलब अगर इकाई कैसे निकलेगी भाई, अगर एन की वैल्यू 0 है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, ये तो एज इट इज रहेगा 1 माइनस एन की वैल्यू कितनी है 0, और ये क्या रहेगा सेकंड इनवर्स। एक में से 0 का कोई फर्क नहीं, और किसी की भी पावर 1 हो वही चीज रहती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, सॉरी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड। ये इकाई याद नहीं, फॉर्मूला याद हो, किसी भी ऑर्डर की आपसे पूछ ले। उसके बाद अगर बात करें, वो कहते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, मतलब एन की वैल्यू उसने कितनी दे दी, 1 दे दी। ये भी चीज क्लियर है भाई, उसने अगर बोल दिया कि शून्य प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो एन की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब 1 है तो मतलब अगर बात इसी फॉर्मूले में रखता हूं भाई, यहां पे मतलब अगर 1 माइनस एन की वैल्यू कितनी है, क्लियर, एक में से एक गया क्या बचता है, आपको पता है 0, और किसी की भी पावर 0 हमें पता है किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। क्यों होती है किसी की भी पावर 0 वो भी बता देंगे, लेकिन देखिए किसी की पावर 0 किसके बराबर 1, के लिए वैल्यू क्या बचेगी, किसी की पावर 1 तो ये तो क्या हो गया 1, और ओनली यूनिट क्या बचेगी, सेकंड इनवर्स बचेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज है। अगर बात है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, ओनली सेकंड इनवर्स होती है, याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसे क्वेश्चन कैसे बनता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, के की वैल्यू दे देता है इक्वल टू 2.0, जैसे कि 10 की पावर -11 दे दिया सेकंड इनवर्स। बोले किसी अभिक्रिया के लिए जो उसके वेग स्थिरांक की जो मान है वो ये है। अब बताइए अभिक्रिया का कोटि क्या है, बस सिर्फ हमें इस चीज को देख के बताना है, सेकंड इनवर्स। और कौन सी कोटि अभिक्रिया के लिए होता है, जहां एन की वैल्यू 1 हो और एन की वैल्यू 1 होती है, तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। ये चीजें क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो यहां से हम के की वैल्यू अगर बात करता हो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, किसके लिए बात करें भाई, द्वितीय कोटि अभिक्रिया की अगर बात करता है तो हमें पता है एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और एक में से 2 गया तो क्या आएगा -1, और -1 अगर किसी का तो ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और मोल क्या हो जाएगा इनवर्स। तो मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स किसके लिए हो जाएगी, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की क्या हो जाएगी इकाई। और किसी के पीछे ये इकाई जब लिखी होती है के पीछे, तो उसी ऑर्डर की रिएक्शन बता सकते, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ पीछे, आप अपनी बुक जब भी आपको मिले उसमें चेक भी कर लेना, इसमें अच्छे सवाल आते हैं, यानी बहुत सारे नए क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है ये चीज, आपको समझ में आएगा, वेग स्थिरांक की इकाई आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसको रिवर्स कर लेना, वीडियो को दोबारा देखना, इस चीज को 2 बार 3 बार 4 बार देखना, लेकिन ये चीज समझनी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आती। उसके बाद अगला जो हम पढ़ने वाले हैं
वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स जो बात करें, रेट कोई इफेक्ट जो करने वाले हैं अभिक्रिया को, जो इफेक्ट करने वाले जो कारक है वेग को, वो पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पहला अगर बात करें, कारक किसे कहते हैं? कोई चीज को बैरियर करता है, उस चीज को अगर किसी हमें यहां से यहां जाना है एक पोजीशन से, कितनी आसानी से जाए, किससे अपने वेग को बढ़ा सकती है, कौन कौन सी चीजें जो हमारे वेग को बढ़ा सकती है, तो चीजें बोले जाते हैं उनके कारक। तो बहुत से कारक है, जैसे पहला है आपका अभिकारक की सांद्रता, दूसरी है जैसे कि अभिकारक की प्रकृति, तीसरा है जैसे कि ताप का प्रभाव, जैसे चौथा आपका उत्प्रेरक का प्रभाव, एक आपका दाब का प्रभाव, एक आपका सतही क्षेत्रफल का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, समझना है। एक जैसे आपका विकिरण प्रभाव, सारे इंपॉर्टेंट है कि समझेंगे। जैसे अभी आपने अभिकारक की सांद्रता की बात की, सांद्रता का एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अभिकारक की सांद्रता की, और उसी की जो पावर होती है वही क्या होती है? कोटि होती है। सिंपली अगर बात करें, ये चीजें अगर बढ़ती है ये चीज भी बढ़ती है। अगर हम सिंपली एक चीज देखें ना, प्रोपोर्शनलिटी लगा हुआ, समानुपाती, अगर किसी अभिक्रिया के लिए उसकी अभिकारक की सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग डेफिनेटली क्या होगा? बढ़ेगा। पहला फैक्टर समझना है, किसी अभिक्रिया की अगर अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, तो एक जगह नहीं बहुत जगह काम आएगा। आगे भी ये देखना, बहुत ज्यादा टाइम पे इसको यूज किया जाएगा। उसके बाद अगर पहला फैक्टर आपको समझ में आया, दूसरा फैक्टर अगर बात करें अभिकारक की प्रकृति, एक नेचर होती है। किसी भी रिएक्शन में अगर बात करूं मैं, इससे बी जा रहा है और कितने बॉन्ड टूट रहे हैं, कितने बॉन्ड बढ़ रहे हैं, इस चीज पे भी अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है। पर कोई भी अगर बात है किसी रिएक्शन में बहुत ज्यादा बॉन्ड टूट रहे हैं और बॉन्ड टूटने में और या बनने में टाइम लगता है, तो टाइम लगेगा तो अभिक्रिया का वेग घटेगा। तो मतलब बंध की प्रकृति में अगर किसी अभिक्रिया ऐसी है कि जिसमें बंधों की संख्या बहुत ज्यादा हो, या बंध जो अभिक्रिया के दौरान बंध बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, तो अभिक्रिया की वेग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो अभिकारक की प्रकृति भी किस चीज पे डिपेंड करती है? अभिक्रिया के वेग। ताप का प्रभाव, सिंपल एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि आपने पानी लिया, उसमें चीनी डाल रखी, अब नॉर्मल टेम्परेचर पे उसे डिजोल्व करते घोलते हो, आसानी से नहीं घुलता है, लेकिन अब जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो तो घुल जाता है। मतलब एक रिएक्शन हो रही, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बढ़ रही है, मतलब अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है और वही उसका कारक है। तो एक कारक कौन सा हो गया? ताप भी। अभिक्रिया का अगर बात, ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का 2 से 3 गुना वेग बढ़ जाता है। क्लियर है? बात की जाए उसके बाद उत्प्रेरक का प्रभाव, आपने एंजाइम पढ़े होंगे, उत्प्रेरक पढ़े होंगे 10th में 11th में, आपने सुना होगा। होते क्या है, ऐसी चीजें देखना, उत्प्रेरक काम कैसे करता है। कोई भी चीज है, हमें क्या है, कोई भी कहे कि इससे ये कोई रिएक्शन है, अभिक्रिया है, वो कह रहा है कि 10 मिनट में होती है, लेकिन प्राकृतिक रूप से नेचुरल तरीके से बात करें, बोले 10 मिनट में होती है, लेकिन हमें क्या है कि हमें 5 मिनट में रिएक्शन चाहिए। तो कोई ऐसा पदार्थ ले जिससे अभिक्रिया का वेग घट जाए, या मैं कहूँ कि इसे मुझे 15 मिनट में चाहिए, तो कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे। और ऐसा जो पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है या घटाता है, इफेक्ट करता, वो क्या होता है? उत्प्रेरक होता है। जैसे कि अमोनिया, आपने हैबर प्रोसेस पढ़ोगे, हैबर विधि है अमोनिया के निर्माण में, जिसमें Fe जो मेटल होता है, Fe के ऑक्साइड होते हैं, आयरन के ऑक्साइड, वो उत्प्रेरक का काम करते हैं, जो कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, किसी चीज को बनाने में जल्दी करते हैं। क्लियर है ये चीज? उसके बाद जो अगला आपका इफेक्ट आता है दाब का प्रभाव। जैसे कि अगर बात की जाए हैबर प्रोसेस की, मैं बात कर रहा हूं वापिस से, जैसे कि N2+ में 3H2 2NH3, जो हैबर विधि में अमोनिया का जो निर्माण करते हैं, इस निर्माण के दौरान हमें 200 ATM से 900 ATM प्रेशर की क्या होती, नीड होती, आवश्यकता होती है। तो ये प्रेशर नहीं होता तो कभी भी हैबर विधि के थ्रू अमोनिया निर्माण नहीं होता। जितना प्रेशर बढ़ाते हैं, अमोनिया के निर्माण का अगर जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ती है। तो प्रेशर का भी किसी अभिक्रिया के वेग पे क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज भी क्लियर है। उसके बाद अगला है सतही क्षेत्रफल, ये इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड इससे पहले पढ़ेंगे विकिरण प्रभाव, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझने में, इसको साफ करके पढ़ेंगे। विकिरण प्रभाव क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है, किसके साथ होता है। इसके लिए प्लांट को चाहिए क्या होता है, एनवायरमेंट में CO2 चाहिए होती है, और क्या चाहिए होता है, रूट से, पेड़ों की जड़ों से क्या चाहिए होता है उसको, वाटर चाहिए होता है। बनता क्या है, किसकी फॉर्मेशन होती है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज की अगर बात करें C2H12O6 बनता है। साथ में जितना अमाउंट वाटर वो लेता है
उसका 50% अमाउंट क्या हो जाता है, उसका वेपराइज वाष्पीकृत हो जाता है, तथा जितने अमाउंट में CO2 ले रहा होता है उतनी अमाउंट में O2 क्या कर रहा होता है, रिलीज कर रहा होता है। ये जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण। देखिए फोटोसिंथेसिस जो होता है किसकी प्रेजेंस में होता है भाई, हमें डेफिनेटली पता है किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो इसका मतलब अभिक्रिया का वेग किस पे भी डिपेंड करता है, विकिरण प्रभाव पे भी करता है। अगर ये सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो ये अभिक्रिया नहीं होगी डेफिनेटली। तो अभिक्रिया का वेग किससे भी प्रभावित होता है, विकिरण से भी। एक आपका लास्ट जो बच रहा था सतही क्षेत्रफल, वो देखना, वो इंपॉर्टेंट है, उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। देखिए सतही क्षेत्रफल नाम से ही डिनोट हो रहा है। सतही क्षेत्रफल का प्रभाव क्या होता है, आपने सिंपल एक विजुअल सबसे इंपॉर्टेंट केस है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी समझने में एक बार पर, लेकिन 2 बार या 3 बार में इसे समझेगा। वीडियो को रिवर्स करके दोबारा में कैसे न कैसे इसको देख के एक बार अच्छे से इसे क्लियर करना, देखना इसे। हमने कोयले का या किसी लकड़ी का टुकड़ा लिया, आप सिंपली इस एग्जांपल को ऐसे समझना, आप बड़ी लकड़ी का बड़ा टुकड़ा लेते हो और उसी लकड़ी के टुकड़े को छोटे टुकड़े, सबसे पहले जलता कौन सा है, छोटे टुकड़ों में तोड़ने वाले जल्दी जलते हैं, बड़ा टुकड़ा आसानी से नहीं जलता है। अब देखना उस चीज का सतही क्षेत्रफल से क्या प्रभाव और जलने से क्या प्रभाव, क्योंकि जलने की जो प्रक्रिया होती है दहन प्रक्रिया, आपने पॉइजन की उपस्थिति में जलती है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। होता है क्या, जो सतही क्षेत्रफल जो हमें बाहरी इसका क्षेत्रफल जो दिख रहा है, ठोस चीज है, अंदर का क्षेत्रफल हमें नहीं दिख रहा है, बाहर का सतही क्षेत्रफल किसका ज्यादा है, इसका हमने कर लिया, इसको इसी को समान 4 टुकड़ों में तोड़ा है। अब देखिए उसको तोड़ने के बाद जो इसका क्षेत्रफल हमने निकालनी है, उसके बाद तोड़ने के बाद देखना ये वाला क्षेत्रफल पहले जो दिख रहा था, तो ये वाली दीवार भी थी, ये वाला हमने यहाँ से बीचों बीच काटा है, ये वाली सामने वाली, लेकिन देखना ये जो दीवार काटती है, जो बीचों बीच जो दीवार आई होगी, मतलब ये वाली जो दीवार दिख रही है, ये वाली नई दीवार बनी है, मतलब सतही क्षेत्रफल, ये दीवार नई दीवार, नीचे वाली जो यहाँ से कटा है भाई, यहाँ से बीच में से कटा हुआ बिल्कुल बिल्कुल बीचों बीच, तो नई एक क्षेत्रफल, एक नया फलक तैयार होगा, तो नया सतही क्षेत्रफल तैयार, तो मतलब इसके रेस्पेक्ट में सतही क्षेत्रफल बढ़ा है। जैसे उस बॉक्स में देखिए भाई ऊपर वाला पहले था, साइड वाला वो वाली दीवार, वो वाली उधर वाली, लेकिन जो काटा है बीचों बीच, तो ये वाली नई दीवार जनरेट हुई है, नीचे वाली दीवार नई जनरेट हुई है, तो 2 नई दीवार जब जनरेट हुई है तो उनका सतही क्षेत्रफल बढ़ा है। तो सतही क्षेत्रफल जब भी बढ़ता है तो उसमें क्या क्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि छोटे टुकड़े आसानी से जलते हैं कोयले के बजाय बड़े टुकड़े के, लकड़ी का टुकड़ा भी ले सकते हैं, तो सतही क्षेत्रफल बढ़ा है तो आसानी से दहन प्रक्रिया बढ़ी है। तो कोई भी दहन प्रक्रिया मतलब अभिक्रिया का वेग बढ़ा है, तो अभिक्रिया का वेग किस पे भी डिपेंड करता है, सतही क्षेत्रफल पे, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है तो सतही क्षेत्रफल बढ़ता है। क्लियर है। तो भाई ये हमने पढ़े अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। कल हम जो पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कल पढ़ेंगे उसे आराम से। तो एक बार अगर इसमें कोई भी चीजें समझ में नहीं आई है तो उस वीडियो को एक बार रिवर्स करके अच्छे से 2 बार देखी 3 बार देखी, आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।